तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए जो कवर करेंगे हम। तो उसी संदर्भ में देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में अधिक जटिल और कठोर हो गई। कथन दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर चतुर्वर्ण व्यवस्था की दृढ़ स्थापना हुई और विवाह प्रथाओं को विनियमित करने वाली गोत्र संस्था का उदय हुआ। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, यानी कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। और बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कथन 1 को अगर हम देखें कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में अधिक जटिल और कठोर हो गई, तो यह कथन सत्य है। जो दोनों कालखंड हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो इनके बीच जो है सामाजिक संरचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जहां प्रारंभिक वैदिक काल के अधिकांशतः जो नियम थे वो समतावादी थे, कुल आधारित और लचीले सामाजिक स्थिति थी। तो उसने उत्तर वैदिक काल, जो कि लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, को एक ऐसे आते आते एक जटिल स्तरीकृत और कठोर सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। यह जटिलता एक स्थायी कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव और क्षेत्रीय राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप हुई थी, इसलिए पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन भी सत्य है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, जो कि लचीली और व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म से निर्धारित एक कठोर और चतुर्विध पदानुक्रमित व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन गई। इससे गहरे सामाजिक विभाजन और असमानताएं पैदा हुई। इनके अतिरिक्त इस काल में गोत्र, जो कि वंश या कुल संस्था का भी उदय हुआ। और जो गोत्र है, यह बहिर्विवाह की अवधारणा, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित किया गया, सामाजिक और वैवाहिक बंधनों को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख नियम बन गया, जिसने सामाजिक संरचना को और अधिक संहिताबद्ध किया। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कथन सही है और दूसरा कथन जो है पहले का व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है ये कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला देखें, अगला प्रश्न भी है संगम युग के बारे पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि संगम युग की राजनीति और प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वंशानुगत राजतंत्र सरकार का स्थापित स्वरूप था। दूसरा कथन है कि राजा को 5 मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे एम्पेरियम के नाम से जाना जाता था। तीसरा कथन है कि भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था तथा एक नियमित सेना रखी जाती थी। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो संगम काल की अगर हम बात करें तो जो संगम काल में प्रचलित शासन व्यवस्था थी वो वंशानुगत राजतंत्र थी, इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। राजा को वेंदर कहा जाता था, जो कि सर्वोच्च सत्ता अपने पास रखता था और उत्तराधिकार जो है आमतौर पर शाही वंश के माध्यम से ही आगे बढ़ा करता था। राजा का जो दरबार था उसे अवाई कहा जाता था, जो कि शक्ति और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। और दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि राजा को 5 मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, तो यह कथन यहां तक सही है कि 5 मंत्रियों के द्वारा सलाह दी जाती थी। अब ये 5 सदस्य में मंत्री शामिल थे, पुजारी शामिल थे, सैन्य कमांडर शामिल होते थे, दूत और जासूस शामिल होते थे। और इनको एम्पेरियम नहीं बल्कि इनको जाना जाता था एम्पेरुम कुलू के नाम से। तो दूसरा कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा शब्दावली के हिसाब से गलत है।
उसे एम्पेरियम नहीं बल्कि एम्पेरुम कुलु के नाम से जाना जाता था। तीसरे कथन की बात करें कि भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था तथा एक नियमित सेना रखी जाती थी, तो यह कथन सही है, क्योंकि जो संगम राज्य है उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी। परिणाम स्वरूप भू राजस्व की आय का जो है ये भू राजस्व जो है राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। साथ ही साथ जो शासक विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क या सुंगम भी लगाया करते थे और अपने क्षेत्र की रक्षा और पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार युद्ध में लगे रहने के कारण या लगे रहने के लिए भी संगम राजाओं के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथों से युक्त एक नियमित और पेशेवर सेना हुआ करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, पेशेवर सेना संगम काल में। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 जो कि तराइन के युद्ध से संबंधित है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। दूसरा कथन है कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण गंगा जमुना द्वाब में पहला तुर्की राज्य स्थापित हुआ। बताना है कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, और विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। बताना है कि इनमें से क्या विकल्प सही है। अब अगर हम तराइन के युद्ध के अलावा तराइन की बात करें, तराइन जो है हरियाणा में स्थित है। असल में ये जगह हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और जो थानेश्वर जिसे कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है के बीच स्थित एक जगह है। वर्तमान में यह दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पे 2 युद्ध हुए, पहला तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय होती है। तो 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि जब एक साल बाद यानी कि 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ तो तुर्की की निर्णायक जीत ने उत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र को मौलिक रूप से बदल दिया और सदियों तक तुर्क अफगान शासन का मार्ग भारत में प्रशस्त कर दिया। कथन 2 की बात करें तो कथन 2 भी सही है। अपनी विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अजमेर और दिल्ली के चौहान गढ़ों पर अधिकार कर लिया। विशेषकर दिल्ली को आगे की विजयों के लिए आधार बनाया गया और इस विजय ने यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध ने सीधे तौर पर गंगा जमुना द्वाब पर कब्जा कर लिया और एक स्थायी तुर्की राजनीतिक और सैन्य उपस्थिति स्थापित करा दी, जो जल्द ही दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हो गई। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण माना जाता है। और अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि राजपूत काल के साहित्य में न केवल संस्कृत बल्कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूपों का भी विकास हुआ। अपभ्रंश नामक भाषा को निम्नलिखित की पूर्ववर्ती माना जाता है। तमिल और मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, हिंदी, गुजराती और बंगाली, फारसी और उर्दू। तो बताना है कि जो अपभ्रंश है ये किसकी पूर्ववर्ती भाषा है। तो प्रारंभिक मध्यकाल की अगर हम बात करें, जब जो संस्कृत था यह कुलीन दरबार और विद्वानों की भाषा बनी रही। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ। और अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश को हमको बताता है कि किसका पूर्ववर्ती है वो बताना है। तो अपभ्रंश जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट या विचलित। तो प्राकृतों से विकसित स्थानीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि जो प्राकृत भाषा से जो शब्द बना उसे अपभ्रंश कहा जाता है। और ये जो अपभ्रंश भाषाएं हैं यह कई आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं की पूर्ववर्ती थी। उदाहरण के तौर पर सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और गुजराती का विकास हुआ, जबकि मगधी
अपभ्रंश से बंगाली, असमिया और उड़िया का विकास हुआ। इसके अलावा इसी अवधि के समय अपभ्रंश भाषा में अनेक जैन ग्रंथों सहित बहुत सारे साहित्य की रचना हुई, जो उत्तर भारत के भाषाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। और ये जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि तमिल और मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, ये द्रविड़ परिवार से संबंधित रखती हैं और उनकी विकास पद्धति अलग है। जबकि फारसी और उर्दू की बात करें तो इनकी उत्पत्ति अलग अलग है। उर्दू का विकास जो है फारसी से हुआ है और अरबी से हुआ है। तुर्की और स्थानीय भारतीय बोलियों के संश्लेषण के रूप में बहुत बाद में होता है। तो यहाँ पे जो अपभ्रंश है, असल में यह हिंदी, गुजराती और बंगाली भाषा का पूर्ववर्ती है। तो सौरसैनी भाषा से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और गुजराती का विकास हुआ, ठीक है। और मगधी अपभ्रंश से अगर हम बात करें तो बंगाली, असमिया और उड़िया का विकास हुआ, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि अपभ्रंश जो है ये हिंदी, गुजराती और बंगाली की पूर्ववर्ती है, ठीक। अब अगला देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान करें। पहले में पद दिए गए हैं, अवधि दिए गए हैं, दूसरे में विवरण दिए गए हैं। पहला है आमिल, ए आमिल, और विवरण में दिया गया है कि एक में कि विद्वान ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि का अनुदान, और बी अमरम, दिल्ली सल्तनत में एक राजस्व अधिकारी, और सी अग्रहारा, विजयनगर साम्राज्य में क्षेत्र का सैन्य अनुदान। बताना है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए, अगर हम आमिल की बात करें तो ये जो आमिल थे असल में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में प्रयुक्त एक शब्द था, जो कि राजस्व संग्रह का काम करता था और जो किसी जिले या छोटी प्रशासनिक इकाई में राजस्व संग्रह का प्रभारी अधिकारी होता था। तो ये जो है यानी कि आमिल है, ये दो से मेल खाता है, तो पहले का दो, ठीक है। और अमरम की अगर हम बात करें तो अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य के नायनकर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जो नायनकार और अंकार व्यवस्था चलता था विजयनगर साम्राज्य में, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। और अमरम जो है एक निश्चित वेतन के बदले में एक सैन्य प्रमुख या सेनापति को दिया जाने वाला क्षेत्र या भूमि अनुदान होता था, और इस भूमि के राजस्व से नायक से राजा की सेवा के लिए सैनिकों की एक निश्चित टुकड़ी बनाए रखने जाने की अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। तो अमरम यानी कि बी जो है 3 नंबर से मिल रहा है। अब सी अग्रहारा की बात करें तो अग्रहारा जो है प्राचीन काल से प्रचलित और मध्यकाल तक जारी रहने वाला यह जो शब्द है अग्रहार, यह विद्वान ब्राह्मणों को भूमि और या गांव का अनुदान, जो आमतौर पर कर मुक्त होता है, को संदर्भित करता है। और ये अनुदान जो है राजाओं के द्वारा शिक्षा और धर्म को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो सी का 1 हो जा रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो सही विकल्प 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भारतीय इतिहास के संदर्भ में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।